तो चलिए शुरू करते हैं। ईपैक ड्यूरेबल का कॉल हुआ था। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये एक फर्स्ट कंपनी है जिसका रिज़ल्ट आया था। इसका कॉल भी हो गया है, रिजल्ट्स भी आ गए हैं। तो देखते हैं, अगर आप बर्ड्स आई व्यू में देखोगे तो आपको लगेगा कि रिजल्ट्स इसके अच्छे नहीं हैं, और एक्चुअली में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि Q1 में इसका रेवेन्यू लगभग 14% के आसपास गिरा है। बट अगर सिर्फ नंबर देखेंगे तो सही नहीं रहेगा, एक बार पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं। तो FY25 में देखेंगे कि गर्मी ज़्यादा थी, तो ओवरऑल इस पूरे सेक्टर का बहुत ही अच्छा ग्रोथ रहा था। तो उस हायर बेस पे ऐसा एंटिसिपेटेड था कि इस ईयर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहेगा। लेकिन अगर आप Q4 में देखोगे तो वहाँ पे सभी कंपनियों के मैनेजमेंट ने कह दिया था कि एंटिसिपेटेड रेंज के कारण इस साल डिमांड सबड्यूड ही रहेंगी। तो जो रिजल्ट्स है वो ऑन अ सर्टन वे एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। तो ये तो बात हो गई इसके रिजल्ट्स की। अब अगर आप देखोगे, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कि जितनी भी इस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो पहले AC डोमिनेटेड था, लेकिन अगर आज देखेंगे तो वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर लिया है। आज जैसे वो लोग कंपोनेंट्स वाले बिजनेस में चले गए हैं, जो EMS डिवीज़न पे गए हैं, जहाँ पे वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं। एट द सेम टाइम जैसे अगर आप ईपैक को देखोगे तो ये लोग भी ब्रशलेस DC मोटर्स और जो हो गया जैसे स्मार्ट मीटर्स वाले में भी इन्होंने एंट्री ली है। तो बेसिकली ये लोग एम ऐसा कर रहे हैं कि अपने AC से, और अगर आप देखोगे तो AC एक लो मार्जिन बिजनेस होता है, तो वहाँ से वो डाइवर्सिफाई करके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की ओर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे FY25 में तो इनका अराउंड 70% के ऊपर रेवेन्यू ज़्यादा जो था ईपैक ड्यूरेबल का, वो आपका AC सेगमेंट से आता था। अब एक अच्छी चीज़ हुई है, Q1 में इनका अराउंड 65% हो गया है AC डिवीजन से। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो 35 मतलब 100 में से 65 गया, 35% जो है वो इनका लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस और इनके जो कंपोनेंट्स वाला डिवीज़न होता है, और एंड अलॉन्ग विद द स्मार्ट मीटर्स, इन सभी डिवीजन से इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। तो और ये सभी मार्जिन लुक्रेटिव बिजनेसेस है। तो इसके कारण अगर आप देखेंगे तो इनका जो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल है, रेवेन्यू में तो भले ही 14% की डीग्रोथ हुई है, लेकिन मार्जिन में इनकी इंप्रूवमेंट है। तो मार्जिन इनका अराउंड 8.4% है। तो जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो पैट लेवल पे है इनका, डिस्पाइट फॉल इन द रेवेन्यू, पैट लेवल पे उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा है। तो इसमें आगे बढ़ने के पहले एक बार हम लोग बेसिकली इस इंडस्ट्री में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो दो इशूज़ भी चल रहे हैं। एक तो कस्टम्स को लेके इशू है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ नोटिस आया है, बिकॉज ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कारण के साथ कुछ FTAs हैं। तो वहाँ पे द कंट्री ऑफ ओरिजिन का केस रहता है, और उसके कारण कुछ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स दिया गया है। अब जो ईपैक की मैनेजमेंट ने कहा है कि ये एक इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना है, और अभी तक इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है आगे की। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक कुछ BS जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी स्टैंडर्ड्स है, वो ACs के लिए कुछ नॉर्म्स देती है। तो वहाँ पे कुछ नॉर्म्स चेंज हुए हैं, तो जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो मतलब एक्चुअली ये चीज़ इन कंपनियों के लिए अच्छा ही है। इससे क्यों 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 ऐसा अच्छा है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी नए प्रोडक्ट की तरफ, मतलब ऑफ कोर्स वो एनर्जी एफिशिएंट होगा, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये है कि जो बना रहे हैं कंपोनेंट्स, उनको एक नया प्रोडक्ट बनाना पड़ जाएगा। तो इन अ वे ईपैक जैसी कंपनियों के लिए उनको नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, तो अल्टीमेटली वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो लोग खरीद के पब्लिक को बेचेंगी। सो इन अ वे इनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम ही है वो, तो विच इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वे। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे जो इंडस्ट्री है, AC की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे दो तरह के कंप्रेसर्स होते हैं। पहले तो कंप्रेसर्स का काम क्या होता है? कंप्रेसर्स बेसिकली जो कूलेंट होती है, R32 नाम का एक कूलेंट होता है, जो कि बेसिकली उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होते हैं, और ओजोन लेयर डिप्लेशन भी नहीं होती है। तो जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स में कोयोटो प्रोटोकॉल और जो भी हमने बचपन में पढ़ा था, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन को हटाने के लिए वो R32 कूलेंट, तो जितने भी कंप्रेसर्स हैं वो उन कूलेंट को बेसिकली पुश करता है। तो पुश करता है, और जो बाहर मतलब एटमॉस्फेयर से जो एयर ली गई, गर्म हवा ली गई है, वो ठंडी कूलेंट हीट एक्सचेंजर्स में सर्कुलेट होके उसको ठंडा करती है। सो दिस इज़ द मेथड। अब इसको करने के लिए जो कंप्रेसर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड स्पीड टाइप, और एक होता है आपका इन्वर्टर बेस्ड। अब जब अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ब्यूरो ऑफ एनर्जी स्टैंडर्ड्स ने जो ये लोग नए नए तरह के वो देते हैं, लाइक गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के आपको ACs बनाने हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर्स हैं उनका वो उतनी हाई रेटिंग पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो आपकी इन्वर्टर बेस्ड एसीज़ पे है। तो मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि अगर आप देखेंगे तो 80 से 85% जो एसी है इंडस्ट्री की वो आज इन्वर्टर बेस्ड बन गई हैं। तो ये और इनसे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे कंपोनेंट्स भी ईपैक ड्यूरेबल और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इस तरह की कंपनियाँ बाकी अपने जो ब्रांड्स होते हैं जैसे कि पैनासोनिक, डाइकिन, इन सभी को बेचते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो कंपनी है ये और क्या क्या कर रही है, अगर अगर कुछ क्वार्टर्स पहले इन्होंने अपना एक बोला था कि ये हाइसन के साथ इनका एक श्री सिटी में इनका प्लांट बन रहा है जहाँ से अगले 4 या 5 साल के अंदर अंदर इनको $1 बिलियन की रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। तो वो वाला जो प्लांट है वो भी Q2 और Q3 के आसपास ये कमर्शियल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक और जॉइंट वेंचर किया है ई पावर के साथ, जो अगेन 50-50 जॉइंट वेंचर है जो कि ब्रशलेस डीसी मोटर बनाएगा। इन्होंने एक और जेवी स्टार्ट किया है, नॉट जेवी कॉन्सेप्ट है, लाइक दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर द एक्सपोर्ट बिजनेसेस। तो वहाँ से भी ये लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे, हाँ, इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। तो जब ये Q4 का कॉन कॉल हुआ था तो वहाँ पे ऐसा कहा गया था, मतलब मैनेजमेंट कह रहा था कि कुछ वीक्स की इन्वेंट्री है, बट आगे जाके देखा गया कि जो रेंज से ये एक्सटेंड हो गई। तो हाँ, तो उसी के कारण जब Q4 का कॉन कॉल देखोगे तो वहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया था कि FY26 में जो पूरी सेक्टर है RAC, मतलब AC का जो सेक्टर है वो 15 से 20% ग्रो करेगा। अब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ये लोग बोल रहे हैं कि 10 to 15% ग्रो करेगा, विच इन अ वे अगर देखेंगे तो एक डिक्रीज़ हुआ है, लाइक ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हुआ है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जो इनका गाइडेंस है, लाइक अगर आप देखेंगे तो पूरी इंडस्ट्री का ही यही गाइडेंस था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर ईपैक ड्यूरेबल। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि जो इनका गाइडेंस है 30 से 35% के ऊपर रेवेन्यू ग्रो करने का ऑन द बेस ऑफ FY25। तो वो डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इस Q1 में ही इनका लगभग 600 करोड़ का रेवेन्यू आया है और लास्ट ईयर FY25 में इनका रेवेन्यू अराउंड 2200 करोड़ के आसपास था। तो अगर उस पर 30 से 35% अगर आप रेवेन्यू लेके चलोगे तो वो अराउंड 2800 से 3000 करोड़ के आसपास होता है। तो अगर इस क्वार्टर में इन्होंने 600 करोड़ के आसपास किया है तो बाद बाकी क्वार्टर्स में इनको 3 क्वार्टर में लगभग 2200 करोड़ के आसपास करना पड़ेगा। वो अगर आप लास्ट ईयर के 9 मंथ्स को देखोगे आफ्टर Q1 तो अराउंड 50% की भी ऊपर का ग्रोथ आता है। और Q1 तो ऑफकोर्स बीइंग अ समर सीज़न, तो यहाँ पे इनका ये सबसे हाईएस्ट क्वार्टर होता है। तो देखते हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा आगे आगे जाके कि किस तरह का ग्रोथ रहता है। अब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट क्यों है, मतलब व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि बेसिकली जो इनका ग्रोथ ड्राइवर्स है वो जो इनके बाकी सेगमेंट्स हैं जैसे कि लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस और स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस और जो कंपोनेंट्स वाला बिजनेस है, तो वहाँ से बेसिकली ग्रोथ ड्राइव होगा। अब इन्होंने एबिटा पे जो गाइडेंस दिया है वो इन्होंने बोला है कि FY26 में लगभग 7.5% का एबिटा गाइडेंस ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो जो कि ऑफकोर्स FY25 से तो ज़्यादा ही है। अगर आप FY25 में देखेंगे तो इनका एबिटा गाइडेंस में बता दे रहा हूँ आपको, FY25 में इनका एबिटा था 7.26, तो FY26 में ये लोग 7.5 के आसपास बोल रहे हैं और बोल रहे हैं मिड टर्म में ये लोग 8% के आसपास एबिटा टारगेट कर रहे हैं। तो जो कि अच्छा है। मतलब अगर आप इंडिया में देखोगे कि 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगी तो वहाँ पे जो पब्लिक है उसका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ रहा है। तो अगर आप बाकी कंपनियों को भी देखो, जैसे कि आदित्य विज़न को अगर आप देखोगे तो वो भी बता रहा है कि जो AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की चीज़ें आज की डेट में नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट, रादर कॉमोडिटी, लाइक जनरल यूज़ की प्रोडक्ट बन गई है। तो वही कारण है कि वो कंपनियां भी जो बिहार यूपी वाले सेगमेंट है वहाँ पे वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक तो ये है कि जो पब्लिक की जो डिमांड है इन जो बेसिक इन प्रोडक्ट्स की वो बढ़ी रही है, ठीक है। और दूसरा जो गवर्नमेंट का ओवरऑल एक मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि चाइना से डिरिस्क करना। तो जो बहुत सारे कंपोनेंट्स मतलब पहले बाहर से इंपोर्ट होते थे तो वो अभी हमारे इंडिया में बनने लग गए हैं। जैसे कि आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को देख लीजिए, वैसे ही ये जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जैसे कि हीट एक्सचेंजर्स वगैरह हो गए, तो ये सारे कंपोनेंट्स ये सारी कंपनियाँ इंडस्ट्री में सेल कर रही है। अब इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी है, जैसे कि PLI स्कीम होती है, तो इन्हें
कुछ अमाउंट ऑफ सेल्स करने पे सर्टेन रुपीज़ जो इनको सब्सिडी के रूप में इनको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इससे इस सेक्टर का जो ग्रोथ है वो तो इंटैक्ट है। तो इसी क्वार्टर में इनकी प्रेजेंटेशन में इन्होंने शेयर किया था कि अराउंड 15 से 20%, एग्जैक्ट नंबर देख लेता हूँ मैं, हाँ 16% का इन्होंने CAGR दिया है 2025 से लेकर 30 के बीच में। और जो ये जो टॉप की कंपनियां हैं, अगर पूरा सेक्टर ही इस तरह से ग्रो करेगा तो ऑफकोर्स जो टॉप की कंपनियां हैं वो तो इनसे मच हायर ग्रो करेंगी। तो इन द शॉर्ट रन भले ही इनका इम्पैक्ट हो गया हो इन रेनफॉल्स वगैरह के कारण, बट तो जो लॉन्ग टर्म इनका जो प्रोस्पेक्ट है वो बिल्कुल ही नहीं बदल रहा है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, हमें इन कंपनियों को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो इन्वेंट्री का जो बिल्डअप है, अब इन्वेंट्री के बारे में एक और चीज़ बात कर लेते हैं। तो कैसे कैसे इन्वेंट्री इनकी, मतलब मतलब पहले तो इनको Q1 के लिए इन्वेंट्री बिल्डअप होगी, मतलब बिकॉज फॉर द एंटिसिपेटेड समर। अब वो तो बिक नहीं पाई हैं, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इन पहले तो चैनल को इनको क्लीन अप करना पड़ेगा। चैनल क्लीन अप करना पड़ेगा, मतलब इसका क्या होगा कि डिस्काउंट पे इनको इन्वेंट्रीज बेचनी पड़ेंगी। तो प्राइमरी सेल्स जो हो गया, जो मतलब होलसेल है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर टू द रिटेलर्स। जो सेकेंडरी सेल्स है, मतलब जो ऊपर से जो प्रोडक्शन है, मतलब जो ब्रांड्स होंगी वो ईपैक जैसी कंपनियों को, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स को बोलेंगे कि भाई आप प्रोडक्शन मत कीजिए जब तक हमारी जो इन्वेंट्री है ये प्राइमरी से सेकेंडरी मतलब रिटेलर्स तक जाके वो बिकनी जाती है। तो ये अगस्त सितंबर के टाइम तक ये सारी इन्वेंट्री क्लियर होंगी, मतलब नियर द दीपावली टाइम, जहाँ पे डिस्काउंट पे इन चीज़ों को बेचा जाएगा। तो अच्छा, एक और चीज़, एक होती है RHQ होता है, RHQ ही होता है ना, हाँ, मतलब बेसिकली RHQ मतलब बेसिकली कोटेशन देते हैं। जो ब्रांड्स होता है वो Q2 से कोटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमें इतना प्रोडक्शन करना है। अब मैनेजमेंट क्यों अगेन कॉन्फिडेंट है कि Q2, मतलब जो पहले तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगेन Q2 में भी जो इन्वेंट्री का इम्पैक्ट वो रहेगा, दैट इज़ द मैनेजमेंट इज़ अग्रीइंग नाउ। अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि H2 में इनका जो ग्रोथ है वो अगेन बिल्डअप होगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण अगेन वही है कि जो BESS के मतलब जो नॉर्म्स चेंज हुए हैं वहाँ पे उसके कारण जो नए मतलब बहुत सारे इंक्वायरीज़ हैं इनको कि नए तरह के ACs के, तो वहाँ से इनका डिमांड आएगा। सो ओवरऑल ये पूरे बिज़नेस का है। और जो इनके जो केपेक्स प्लान है वो भी मतलब चल ही रहा है, हाइसन के साथ वाला भी, डाइकन वाला भी, और जो इनका श्री सिटी में प्लांट है जो कि अगेन हाइसन के लिए ही है, और इपावो वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखा जाए तो इस क्वार्टर में ऑफकोर्स इनका सेल्स ग्रोथ कम हुआ है, विच वॉज एंटिसिपेटेड। और आई थिंक सिमिलर टाइप ऑफ नंबर्स भी इनके मतलब फ्रॉम द PG इलेक्ट्रोप्लास्ट भी इस तरह के नंबर को ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो ओवरऑल रिजल्ट्स अभी करंटली तो अच्छा नहीं है, बट अगेन तो जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है इस कंपनी का वो बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। और व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जो डाइवर्सिफिकेशन ये लोग कर रहे हैं वो हमें मार्जिन्स में और इनके प्रोडक्ट मिक्स चेंज में दिख रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो आने वाले समय में वंस दिस इन्वेंट्री का चीज़ इशू रिजॉल्व हो जाता है, अगर हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है इस पूरे इन्वेंट्री वाले इशू को रिजॉल्व होने में। अब ऐसा भी ये हो सकता है कि ये एक्सटेंड हो जाए, और लेटेस्ट से कि अगले साल रेनफॉल हम तो वो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रैक करके ही देखना पड़ेगा। बट अगेन मतलब डिसेंट रिजल्ट है, मतलब करंट इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जिस डायरेक्शन में ये कंपनी जा रही है। सो अब देखना ये है कि जो ये लोगों ने 30 से 35% का रेवेन्यू टारगेट दिया है, विच इज़ अगेन वेरी डिफ़िकल्ट कि वो इसको फुलफ़िल करेंगे। बट अगेन देखते हैं वो Q2 मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कैसा रहता है इन कंपनियों के लिए, तो वहाँ पे हमें आइडिया लगेगा। और दूसरा चीज़, जो इनकी बहुत सारे प्लांट्स है उनका, जैसे इन्होंने हाइसन वाले के लिए भी जो इन्होंने श्री सिटी का प्लांट बोला है, वो भी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो उन सब का कैसा ट्रेंड रहता है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें, और मार्जिन्स में कैसा इंप्रूवमेंट है वो भी देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉल। तो अगर हम लोग रफली देखें तो FY26 के लिए इनका जो प्रेजेंट गाइडेंस है वो अगेन 30 से 35% टॉप लाइन का है, 7.5% पे इन्होंने EBITDA मार्जिन रखा है। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है आगे। तो थैंक यू वेरी मच।